वेलकम बैक टू ब्राइट करियर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म। ब्राइट करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छा से चल रही होगी। आप लोगों से हम अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से पेंडेमिक की स्थिति में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इस तरह के सिचुएशन में विद्यार्थियों के पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि वो अपना स्टडी कैसे करें, अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर के हम बच्चों को पढ़ाया जा सके, क्योंकि ये पेंडेमिक जैसी स्थिति में सिर्फ बच्चे ही इफेक्टेड नहीं हैं, टीचर भी इफेक्टेड हैं। और एक अच्छे टीचर, एक आइडियल टीचर का जो है वो उसका परम कर्तव्य होता है, उसका सबसे बड़ा जो वर्क होता है वो होता है टीचिंग। बच्चों के साथ मिलना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और जिस तरह से ये पेंडेमिक की स्थिति है, करीब 1.5 साल 2 साल हो गए, इतने दिनों तक जो है बच्चों ने जो है अपना बहुत कुछ खोया है। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसको देखते हुए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने अपना शुरू किया हुआ है, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सब की जो है हम वीडियो बराबर अपलोड करते रहेंगे। और अगर हम इस पेंडेमिक में हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छा से हो, इसमें हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कर सकता हूँ कि अच्छे वीडियोज बना सकता हूँ, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको देख करके अच्छा से समझ जाएं, हर एक टॉपिक को अच्छा से विजुलाइज करके समझ पाएँ और उन्हें वो सारे टॉपिक्स क्लियर होते जाएं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उतना ही लोगों के पास इस वीडियोज़ को भेज सकता हूँ जो लोग मेरे सर्किल में हैं। अगर आप सभी इस पहल में आप सभी अगर थोड़ा सा मदद करते हैं और आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी पढ़ें, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम अब इसके बारे में शुरू करते हैं। ये 10th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन का एक पार्ट है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हम लोगों ने पहले इसका एक पार्ट जो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ये लेसन काफ़ी थोड़ा लंबा है और बहुत लंबा हो जाता है, लेंदी होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट में बांट दिया है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 कवर किया हुआ है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है लैंड रिसोर्सेज, इसमें हम लोग को सिर्फ लैंड रिसोर्सेज के बारे में ही पढ़ना है। एक्चुअली लैंड जो होता है वह भी एक रिसोर्स है, और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम बारी बारी से नेक्स्ट लेसन में जो है जैसे जैसे दिया होगा वैसे पढ़ेंगे। और एक बात और कहना ज़रूरी था कि ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है, ये टॉपिक है, भले ही 10th क्लास का है, लेकिन मैंने इसमें ब्रीफली एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया है, ताकि जितना ज़्यादा ये बच्चों को, जितने ज़्यादा 10th के बच्चों के लिए आवश्यक है, उससे कहीं ज़्यादा ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, अच्छा से देखें और हर चीज़ को बढ़िया से समझने की कोशिश करें। ये आपके 10th के एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगे और आगे आपको चल करके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग रिसोर्सेज के बारे में पढ़े थे कि एनीथिंग, जो भी चीज़ें हमारी मदद करती है, जो भी चीज़ें हमारे लाइफ को इजी
बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं, वो सारी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं। मिट्टी भी हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है और मिट्टी के जरिए हम अपने लाइफ को जी पाते हैं। तो इसलिए ये लैंड जो है वो भी एक रिसोर्सेज है। तो लैंड का जो रिसोर्सेज है, स्पेशली लैंड का अपर मस्ट लेयर जो होता है, जिसको हम लोग सोयल कहते हैं। सोयल जो है लैंड का अपर मोस्ट लेयर होता है, जिस पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या खुद ही उगाते हैं, उस लेयर को ही हम लोग सोयल कहते हैं। हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी की सतह का ऊपरी वह ऊपरी भाग जिस पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या स्वतः उगाते हैं, जिस पे खेती बाड़ी की जाती है, उसे हम मिट्टी कहते हैं। तो ये एक रिसोर्स है और आपको बता दें कि इसको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है, सैकड़ों साल लग जाते हैं 1 इंच मिट्टी के बनने में। तो हम लोग जो है इसमें ये लैंड रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। लैंड क्यों रिसोर्सेज है? क्योंकि हम लोग इसी पे खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उपजाते हैं और वो उस अनाज से हम अपने आप को सरवाइव करते हैं या फिर हम अपने आप को ज़िंदा रख पाते हैं या हमारा विकास होता है या हमारे लाइफ आसान हो जाता है। तो अब अर्थ के ऊपर जो है हमारे इंडिया में जितने भी लैंड हैं, उस लैंड का जो वर्गीकरण जो किया गया, यानी वो लैंड का जो यूज कहाँ कहाँ है, कितना कहाँ पर यूज है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है 43% भाग पे जो है एग्रीकल्चर होता है और 30% भाग जो है टोटल सरफेस का जो 30% भाग है वो जो है नदी वगैरह के द्वारा, उसके बाद से वहाँ पर नदी हैं बहुत सारी जो है और से भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। 27% भाग में प्लेट्यू रीजन्स हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स है, फॉरेस्ट हैं। इसको आगे वाले स्लाइड में हम अच्छा से समझ पाएंगे। पूरे इंडिया का जितना भी लैंड पार्ट है उसमें से 43%, ये जो देख रहे हैं आप, ये 43% पे हम लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं। इसमें भी बहुत सारे जंगल वंगल हैं अभी, तो ये प्लेन हैं, समतल हैं। उसके बाद से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 30% पे माउंटेन है और फिर बचा 27% पे प्लेट्यू है जो साउथ इंडिया में ही है। अब हम लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लैंड का कहाँ कहाँ यूज होता है। लैंड का जो यूज होता है यानी लैंड का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ है, ये जो ज़मीन है इंडिया के अंदर जो या किसी भी कंट्री के अंदर जो भी लैंड होता है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है, कहाँ कहाँ कवर्ड रहता है। तो इंडिया का खासकर जो लैंड है वो कहाँ कहाँ कवर्ड है, कैसे कैसे है, उसको हम लोग इसमें अब इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज हुआ है। तो सबसे पहले लैंड जो है उस पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो पहले तो कुछ लैंड का जो हिस्सा है वो कुछ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई कर लिए, फॉरेस्ट ले लिए, जंगल ले लिए। अब नेक्स्ट जो है वो कल्टीवेशन के लिए है। तो अब कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी के लिए है। तो खेती बाड़ी के लिए भी जो लैंड है, खेती बाड़ी के लायक जो लैंड है, उस लैंड में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जैसे खेती बाड़ी के लिए जो लैंड है उसमें बहुत सारा बेकार ज़मीन होता है, परती ज़मीन होता है। कुछ को क्रॉप रोटेशन को लेकर के मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए क्रॉप साइकिल जो उसको बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, तो उसके लिए लेकर के जो है कुछ ज़मीन छोड़ दिया जाता है, परती वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से कुछ ऐसी ज़मीन होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ होते हैं, जैसे घर बन गया, रोड है, सड़क है, नहरें हैं, फैक्ट्रीज़ है, ये सारे जो है इसमें भी लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, इसमें भी लैंड यूज किया जाता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या होता है, और भी जगह हैं, और भी ज़मीन जो है, भूमि मिट्टी का इस्तेमाल जो है और भी जगह किया जाता है जो नॉन अनकल्टिवेटेड जो है क्षेत्र होते हैं, जो हम लोग कृषि नहीं की जाती है। जैसे परमानेंट पोस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कोई घास भूमि है, वो भी जो है अनकल्टिवेटेड लैंड या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज
क्रॉप्स ग्रोज, हाँ बहुत सारे जंगल में जंगल वगैरह ये पेड़ पौधे कहीं उग जाते हैं, झाड़ियाँ वगैरह होती है, उसको भी यूटिलाइजेशन, तो वहाँ भी ये लैंड वहाँ भी कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई हो जाता है। उसके बाद से कल्चरल वेस्टलैंड, यानी वैसे ज़मीन जो 5 साल से ज़्यादा से वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, उस तरह के लैंड को इसके अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट होता है फैलो लैंड। करंटली फैलो लैंड जो है, करंट फैलो लैंड जो होता है लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, वैसा ज़मीन जो 1 साल या 1 साल से कम, यानी एक कृषि साल, जिसको एक सीजन छोड़ा जाता है, उसे करंट फॉलो लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट जो होता है अदर देन करंट फॉलो, ये जो है 1 से 5 साल के बीच में प्रति इसको छोड़ा जाता है, अनकल्टिवेटेड रखा जाता है। उसके बाद से होता है नेक्स्ट जो है, अब इतनी सारी जगह पे ज़मीन का इस्तेमाल, भूमि का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद से 5वां होता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब होता है कि हम कुल मिलाकर के कितने ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, मतलब अभी फ़िलहाल खेती हो रही है, परती वाली ज़मीन को ना लेकर के, खेती जिस पे अभी फसल लगे हुए हैं उस तरह के एरिया को हैं, उस तरह के लैंड को हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं या नेट सोन लैंड कहते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 20 कट्ठा ज़मीन है, 20 कट्ठा ज़मीन में आप 15 कट्ठा पे अभी फसल लगाए हुए हैं, मान लीजिए 5 कट्ठा अभी आप परती छोड़े हुए हैं, चाहे वो रीजन जो भी हो, इसलिए परती छोड़े हुए हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाए, उपजाऊ क्षमता जो होती है वो वापस आ जाए, या जो भी रीजन्स हो, तो आपको कहा जाएगा कि आपके पास नेट सोन लैंड जो है अभी के हिसाब से 15 कट्ठा है, यानी जिस पे क्रॉप्स वगैरह लगे होते हैं, जिस पे खेती हो रही होती है, उसे नेट सोन लैंड कहते हैं। तो ये था लैंड का यूटिलाइजेशन। फॉरेस्ट में होता है, बिल्डिंग्स बनाने में होता है, रोड, सड़कें, नहरें, उसके बाद से कुछ परती ज़मीन होती है, कुछ जंगल झाड़ियों के लिए ज़मीन होती है, कुछ ज़मीन के ऊपर नदियाँ होती है तो वो ऑक्यूपाई कर लेती है, पहाड़, पठार, झील, झरना, ये सब में, नदियों का जो है, सब में जो है लैंड का यूटिलाइजेशन हो जाता है, यानी लैंड कवर्ड होता है, लैंड यूज होता है। बाकी जो बचता है वो नेट सोन एरिया होता है। नेट सोन एरिया जहाँ पर फसल लगाए जाते हैं, लगे होते हैं, उसे हम नेट सोन एरिया कहेंगे या नेट सोन लैंड जो है कहेंगे, या सोयल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्राफ के जरिए, हम पाई चार्ट के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस पाई चार्ट में आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे जो है एरिया लैंड है उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। ये जो है पूरा का पूरा नेट सोन एरिया है 45.5%। उसके बाद से ये फैलो अदर देन करंट फैलो, ये 5 साल से ज़्यादा वाले परती हैं। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे को दर्शाया गया है। इसमें जो है आपको पहले तो ये फॉरेस्ट को दिखा दिया गया है, फिर ये बैरन लैंड है, फिर ये एरिया नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, ये एरिया ऐसे है जहाँ पर एग्रीकल्चरल यूज नहीं होता है, ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज एरिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको दिखाया गया हुआ है। आगे चलते हैं हम। लैंड डिग्रेडेशन। हाँ, हम आपसे बताएं कि मिट्टी के बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी भूल चूक और छोटी सी एक गलती की वजह से वो सैकड़ों साल में बनने वाली मिट्टी बहुत जल्द ही उसका कटाव कर दिया जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उपजाऊ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का नष्ट हो जाना, या उपजाऊ मिट्टी का कहीं कट करके कहीं बह जाना, या हवाओं के द्वारा उड़ा दिया जाना, वहाँ से हटा दिया जाना, इसी को हम लोग लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारी रीजन्स की वजह से लैंड डिग्रेडेशन वगैरह होता है। जैसे जो है, तो हम लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो डंपिंग एंड वॉश मटेरियल्स के लिए भी मिट्टी जो है वो डिग्रेडेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है, या पोल्यूट हो जाती है। कचरा हम लोग कहीं फेंक देंगे, बहुत सारे प्लास्टिक फेंकने के बाद से
वहाँ की मिट्टी वो उपजाऊ के लायक नहीं रह जाती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों के किनारे जो है बहुत सारे डंपिंग एरिया बने होते हैं। आप भी जहाँ रह रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक जगह दिख जाएगी जहाँ पर बहुत सारे कचरे फेंके गए होते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डंपिंग्स जो है लैंड होते हैं, डंपिंग एरिया होता है। उसके बाद से माइनिंग वगैरह जब किया जाता है, कोयला वोयला निकालने के लिए जो हम लोग माइनिंग करते हैं, तो उसके अंदर से जो कोयले के चूर्ण होता है उसको निकाल करके हम लोग चारों तरफ डिस्पर्स कर देते हैं, फैला देते हैं उसके अगल बगल वाले ज़मीन पे, जिससे कि चलते वहाँ की जो है उपजाऊ मिट्टी जो है, फर्टाइल लैंड जो होता है, वो एक कोयला के छोटे छोटे चूर्णों से कवर्ड हो जाता है। या फिर हम जब उनका जो है माइनिंग करते हैं तो माइनिंग करने के बाद से कहीं कहीं का ज़मीन नीचे धंस जाता है, तो वो एग्रीकल्चरल यूजेज लायक नहीं होता है। फिर इंडस्ट्रियल यूनिट बैठाते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारे कचरे निकलते हैं जो मिट्टी को डिग्रेडेट कर देते हैं, मिट्टी को हार्म पहुँचाते हैं, सोयल को। उसके बाद से क्या होता है, ओवर इरिगेशन लेड इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कैलिनिटी इन द सोयल। ओवर ग्रेज जो है, ओवर इरिगेशन से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मान लीजिए खेत ऐसे है, खेत में हम लोग पानी डालें और पानी डालने के बाद से क्या हुआ कि हमने खेत में बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। आपको मालूम होगा कि पानी के अंदर थोड़े बहुत मात्रा में सॉल्ट होता है, नमक होता है। तो जितना ज़्यादा हम पानी डालेंगे, पानी तो हम खेत में डाल देते हैं, सिंचाई करते हैं, तो जब पानी हम लोग डालते हैं तो उस पानी में से कुछ पानी जो है पौधों के द्वारा रिसीव किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, कुछ मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और कुछ पानी जो होता है, अधिकांश पानी, सबसे ज़्यादा जो है अधिकांश पानी जो होता है वो इवोपरेट होकर के फिर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अब क्या होता है कि पानी जो है, जितना पानी डालेंगे एटमॉस्फेयर में, जो पानी इवोपरेट होकर के चला गया, इवोपरेशन के बाद से सिर्फ पानी ही इवोपरेट होता है, जबकि पानी में बचा हुआ जो नमक होता है, पानी में घुला हुआ जो नमक होता है, वह साल्ट उस खेत की मिट्टी में वैसे ही एक लेयर बना करके पड़े रह जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बताइए, एक छोटे से ग्लास में अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं और उसमें अगर मान लीजिए कि सॉल्ट घुला हुआ है, और आप एक बाल्टी में 1 बाल्टी पानी लेते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि बाल्टी वाले पानी में ज़्यादा सॉल्ट होगा या इसमें। तो इसमें जो है ये चूँकि कम है तो इसमें कम सॉल्ट होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा सॉल्ट भी होगा। तो जब हम खेत में ज़्यादा पानी डालेंगे तो ज़्यादा पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट, और अधिक पानी डालने की वजह से क्या होगा कि पानी तो इवोपरेट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट उस खेत में बच जाएगा, और इस तरह से खेत की सॉल्टनिटी बढ़ जाती है। खेत में सॉल्टनिटी बढ़ने की वजह से भी मिट्टी जो होती है वो अनुपजाऊ हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है। उसके बाद से ग्रेजिंग के लिए अगर हम लोग मवेशियों के लिए अलग व्यवस्था नहीं करते हैं ग्रेजिंग की, तो उससे भी मिट्टी डिग्रेडेड होती है। क्योंकि मवेशियों का जो पैर होता है, पैर यानी जिनको देहाती भाषा में लोग खुर बोलते हैं, तो उससे मिट्टी उकस जाती है। उकस जाने के बाद से क्या होती है कि वो मिट्टी अगर हल्का सा भी बारिश होती है तो वो मिट्टी बह जाएगी, या हल्का सा भी तेज़ हवा चला तो वो मिट्टी उड़ जाएगी, और इस तरह से मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का क्षय हो जाता है। नेक्स्ट जो है, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो कचड़े होते हैं, गंदे पानियाँ होती है, केमिकल जो है केमिकली ट्रीट किया गया जो पानी होता है जिसमें केमिकल्स वगैरह मिले रहते हैं, उसको जो है मिट्टी पे फैलने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गया, लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री, कैल्शियट इंडस्ट्रीज, सोप स्टोन, ये बहुत सारे इंडस्ट्री हैं। इन सारी इंडस्ट्रियों से बहुत सारे धूल कण वेस्ट निकलते हैं जो मिट्टी पे लेयर बना देते हैं, या फिर इन इंडस्ट्रियों से निकलने वाला कचरा जो है, पानी, गंदा पानी कहीं ना कहीं मिट्टी को पोल्यूट कर देता है, और मिट्टी के जो उसके अंदर गुण है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसका कहीं ना कहीं ये क्षय कर देता है, उसे नष्ट कर देता है। तो इसी को जो है लैंड डिग्रेडेशन बोला जाता है, यानी मिट्टी की उपजाऊता कम हो जाना, मिट्टी की उत्पादन क्षमता कम हो जाना, इसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं।
लैंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब लैंड कंजर्वेशन के कई मेजर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सोयल का इरोजन जो होता है डिफोरेस्टेशन के चलते होता है। जंगल काटेंगे तो इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि जंगली जो है पहाड़ी इलाकों में चाहे जहाँ भी जंगल होते हैं वो पेड़ों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को अच्छा से पकड़ी रहती है, और इस तरह से मिट्टी जो है बरसात के दौरान मिट्टी का कटाव नहीं होता है या कम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, या क्या करना चाहिए? तो हमें फॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ग्रेजिंग के लिए अलग व्यवस्था करनी चाहिए, और पहाड़ी इलाके में जहाँ पर जो है ढाल नुमा मिट्टी मिलती है, ढाल रहती है, वहाँ पर हम लोग टेरेस फार्मिंग करेंगे, या स्टेप फार्मिंग भी उसको बोला जाता है। तो वहाँ पर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। उसके बाद से शेल्टर बेल्ट बनाया जाए। हम लोग आगे वाली वीडियो में इन सब के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम केवल इसको बता देते हैं। वो शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाएँ। उसके बाद से ग्रेजिंग के लिए अलग व्यवस्था किया जाए। माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाए। उसके बाद से इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल जो भी निकलते हैं, गंदे पानी जो भी होती है, उस पानी को ट्रीट करके ही छोड़ा जाए नदियों में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोयल को पोल्यूट ना करे, और वाटर भी पोल्यूट ना हो। उसके बाद से हम लोग जितने भी खेतों में जो रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं या रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग जैविक खाद का इस्तेमाल करें। जैसे कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ग्रीन कंपोस्ट हो गया। इन सब का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो मिट्टी के गुणवत्ता को हम बचा सकते हैं क्षय होने से। उसके बाद से इरिगेशन करते समय हम मिट्टी जो है खेतों में अधिक पानी ना डालें, और जल जो है अत्यधिक मात्रा में जब खेत में जाएगा तो सल्टिनिटी बढ़ेगी। तो हम लोग जो है उतना ही फसल को पानी दें, उतना ही पौधा खेत में पानी को डालें जितना फसल को आवश्यकता है, और ज़्यादा पानी न डालें। और खेत में अगर बाढ़ के दौरान पानी लग जाता है तो उस पानी को निकासी का भी व्यवस्था करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बाढ़ का पानी आकर खेत में लग जाता है। खेत की मेड़ जो होती है ऊंची ऊंची होती है, उससे मेड़ से पानी बाहर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो पानी उतना अंदर रहता है, और वह पानी वहाँ से खेत के अंदर इवोपरेट होते होते ख़त्म होता है, जिसकी वजह से पानी तो इवोपरेट होकर के चला जाता है, लेकिन सॉल्ट वहीं पे बच जाता है। इस तरह से भी सॉल्टिनिटी बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाए अगर, तो हम लैंड या सॉइल को जो है कंजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सॉइल जो है एक रिसोर्सेज है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, एक रिसोर्सेज है। सॉइल क्या होता है? सॉइल के बारे में अभी बताएं कि अर्थ का अपर मोस्ट लेयर, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं या खुद उगाए जाते हैं या खुद उगाते हैं, उन्हें हम सॉइल कहते हैं। यानी धरती की ऊपरी सतह जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं या खुद लग जाते हैं, खुद उगाते हैं, उसे हम सॉइल कहेंगे। सॉइल जो है बहुत तरह के मटेरियल्स को कंसिस्ट करता है। सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, जीव जंतुओं के जो है अंश मिले होते हैं। उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे आप लोग राइजोबियम के नाम सुने होंगे, एजियोटोबैक्टर है जो है राइजोबियम। तो इन सारी चीज़ों का सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें रहती है। ह्यूमस भी होता है। अब जो है सॉइल जो होता है का फॉर्मेशन जो होता है वो वेदरिंग की वजह से होता है। बड़े बड़े चट्टान जो है टूट करके छोटे छोटे चट्टान में बदलते हैं, पत्थर में, फिर ये कंकड़ पत्थर टूट करके थोड़े छोटे छोटे और बालू के रेत जैसे बनते हैं, और फिर वो फाइनली टूट करके मिट्टी का फॉर्मेशन कर देते हैं। और उससे भी ज़्यादा जब छोटे छोटे कण होते हैं तो फिर दूसरी टाइप्स की मिट्टी बनती है, जिसको हम लोग क्ले कहते हैं। यहाँ पर आपको ये फिगर में आपको दिख रहा होगा, ये बेड रॉक है, यहाँ पर बड़े बड़े चट्टानें होती है, देख रहे हैं ऐसे, और ये टूट करके बड़े बड़े जो चट्टानें होती हैं टूट करके ये छोटी छोटी चट्टानों में बदलते हैं, और फिर ये टूट करके और छोटी छोटी चट्टानों में बदल जाते हैं। और इस तरह से जो है मिट्टी उसके बाद से ऊपर ये पतली एकदम छोटे छोटे बन जाते हैं। इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। अब यहाँ पर उसका जो है, यहाँ पर ये हम डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पर ये रियल फिगर है, रियल इमेज है। ये देखिए यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आपको मिलेंगे, फिर इससे छोटे, फिर उससे छोटे, और लास्ट में आप देखेंगे तो एकदम छोटे छोटे कंकड़ मिलेंगे, और उसी के ऊपर जो है आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी मिलेंगे। तो सबसे नीचे वाले को बेड रॉक बोलते हैं। उसके बाद से
उसके ऊपर जो होता है उसे पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि इसी से मिट्टी बन रही है इसलिए इसको पेरेंट्स मटेरियल बोलते हैं। उसके सॉफ्ट सॉयल होता है, ठीक है। उसके बाद से एलिवेटेड होरिजन होता है, और अपर मोस्ट लेयर पे जो है छोटे छोटे जो गाद के जैसे होते हैं उसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं। तो ये सोयल का प्रोफाइल है। आगे चलते हैं हम लोग, सोयल का फॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्या चीज़ें सहायक होती हैं। तो क्लाइमेट जो रहता है वो वेद जो है सोयल के फॉर्मेशन में सहायक होता है। क्लाइमेट जो है डिसाइड करता है कि वेदरिंग का रेट कैसा होगा। जहाँ का क्लाइमेट हॉट होता होगा और अचानक से टेम्परेचर डाउन हो जाता होगा, वहाँ पर जो है सोयल का निर्माण जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। वहाँ पर सोयल का जो है अपक्षय ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सोयल बनते हैं। उसके बाद से टोपोग्राफी ऑफ ए लैंड डिसाइडेड द एक्यूमुलेशन ऑफ सोयल। मिट्टी के सोयल का जो टोपोग्राफी होता है वो उसके बारे में जो है लैंड डिसाइडेड जो है, लैंड जो होता है वो डिसाइड करता है उस मिट्टी के सोयल के टोपोग्राफी के ऊपर। यानी जहाँ की भूमि वैसी ही होगी जैसे वहाँ मिट्टी मिलेगी। अगर रेतीली मिट्टी मिल रही तो वहाँ की भूमि रेतीला हो जाएगा। तो इस तरह से सोयल का जो है क्या गुण है उसके आधार पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद से वेजिटेशन डिसाइड्स द माउंटेन्स ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन द सोयल। हाँ, माउंटेन इलाके में बहुत सारे वेजिटेशंस होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, अतः वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस भी ज़्यादा होता है। उसके बाद से नेचर ऑफ पेरेंट्स रॉक। पेरेंट्स और रॉक का भी नेचर जो है सोयल पे डिपेंड होता है। सोयल के बारे में वो डिपेंड होता है। सोयल के बारे में सोयल का जो खासियत होती है, सोयल का जो गुण होता है वह पेरेंट्स रॉक से डिसाइड होता है। भाई जिस तरह के चट्टान होंगे उसी तरह की मिट्टी बनेगी। अगर लावा चट्टान टूट रहा है तो मिट्टी जो भी बनेगी वो लावा के अंश हो उसमें मिलेंगे, और उस तरह से जो मिट्टी बनेगी वो ब्लैक सोयल ही बनेगी। अब जो है सोयल के अलग अलग तरह के सोयल होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सोयल होता है वो होता है ओलुवियल सोयल। हम लोग पढ़ेंगे। ओलुवियल सोयल एक्चुअली जो होता है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। यानी जब नदी पहाड़ी इलाके से चलती है तो बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ती है, तोड़ते हुए उनको लुढ़काते हुए लेकर के आती है। ये चट्टान आपस में टूटते हैं, टकराते हैं, और इस तरह से छोटे छोटे मिट्टी के कण में बदल जाते हैं, और उनको ला करके नदी कहीं पे डिपॉजिट कर देती है, रख देती है। तो इस तरह के जो सोयल होते हैं उससे हम ओलुवियल सोयल कहते हैं। इन हिंदी इट्स कॉल्ड और जो है अवसादी मिट्टी। तो इसे जलोढ़ मिट्टी, इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। हिंदी में इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। यानी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। तो हमारे देश का जो भारत का उत्तरी भाग का जो विशाल मैदान है वह 3 महत्वपूर्ण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। वो 3 नदियों में इंडस है, जिसको हिंदी में सिंधु कहा जाता है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों नदियों ने मिलकर के, और तीनों की सहायक नदियों ने मिलकर के निरंतर यहाँ पर ओलुवियल को ला करके डिपॉजिट किया, जिसके चलते ये सोयल बना, ये गंगा का मैदान बन पाया। उसके बाद से ये ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे ओलुवियल सोयल भी आपको मिलता है। ओलुवियल सोयल गुजरात राजस्थान के अंदर भी थोड़ा बहुत मिलता है, और भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है आपको ये ओलुवियल सोयल मिलता है। यानी ये जो इंडिया का पार्ट है कोस्टल, और इसी में किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा आपको पट्टी में मिलेगा। तो ये पूर्वी भाग में जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ यहाँ पर अपने ओलुवियल को डिपॉजिट की है, जिसके चलते यहाँ भी एक आपको संकीर्ण पतला मैदान मिलेगा जिसको कोस्टल प्लेन कहा जाता है। अब जो है ये ओलुवियल सोयल जो होता है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो जहाँ पे नदियों का जाल होगा, जहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा होगी, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, थोड़ा उसके बाद से पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर तटीय क्षेत्र में दामोदर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी नदियाँ हैं। इसके चलते यहाँ पर ये आपको ओलुवियल सोयल मिलेगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ओलुवियल सोयल वहीं मिलेगा जहाँ पर नदियाँ बह रही हैं। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें थोड़ी सी ह्यूमस की कमी होती है।
और ये जो मिट्टी होती है वो धान, गेहूँ और गन्ने के उत्पादन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसमें आलू वगैरह, मक्के वगैरह की भी खेती की जाती है। नेक्स्ट जो है सॉइल का जो टाइप है वो है ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल इसलिए होती है कि ये देखने में ब्लैक ही दिखती है और इसे रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी एग्जाम्स में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुर सॉइल किसको कहा जाता है या ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये ब्लैक सॉइल हुआ। तो ब्लैक सॉइल क्या होता है? ये कलर में ब्लैक होता है। ये जनरली जो है साउथ इंडिया में ही पाया जाता है। ये जो है एक्चुअली वोल्केनिक इरप्शन के बाद से जब अंदर से, धरती के अंदर से जो लावा वगैरह निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसी के डिग्रेडेशन से, उसी के क्षय होने से, उसी के अपक्षय से इस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। उसका वेदरिंग जब होता है तो उस तरह की मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए ये मिट्टी जो है उसी इलाके में पाई जाती है जहाँ पर लावा पठार निर्मित जो है ग्राउंड होता है, लावा पठार होते हैं। तो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र वगैरह के इलाके जो हैं, महाराष्ट्र है, उसके बाद सौराष्ट्र है, मालवा का पठार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इन सारे इलाकों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। चूँकि ये पठारी प्रदेश है और साउथ इंडिया का जो पठारी प्रदेश है वह लावा निर्मित पठार है, तो यहाँ पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद से दिस सॉइल एक्सटर्नली फाइन, ये जो है महीन कण से बनी होती है। इसको जो है, इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड इन जो है लाइम, चूना पत्थर भी इसमें मिला होता है, चूना। तो इन सारे तत्वों की जो है इसमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेड सॉइल या इसको येलो सॉइल भी कहा जाता है। ये जो सॉइल होती है ये एक्चुअली इग्नियस रॉक के जो है क्रिस्टल्स होते हैं। इग्नियस रॉक कहीं पे अगर होता है तो उसी के जो है वेदरिंग वगैरह से इस तरह की मिट्टी बनती है। और इस तरह की मिट्टी जो है वैसे इलाके में मिलती है जहाँ लो रेनफॉल होता है। तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, बिकॉज वहाँ पर रेनफॉल थोड़ा कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट ऑफ उड़ीसा, ये मिट्टी जो होती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद से साउथ पार्ट ऑफ गंगा के प्लेन का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी भी मिलती है। इसे जो है पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी ये मिट्टी पाई जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में। इस मिट्टी का रंग जो होता है वो रेडिश होता है, यानी लाल, रेड से बना हुआ है, रेडिश लाल कलर का होता है। ये लाल कलर का इसलिए होता है, इसके अंदर जो है आयरन्स की मात्रा होती है, और आयरन की मात्रा होती है तो आप मालूम होगा आपको कि लोहे पे जो जंग लगता है वो रेड कलर का ही हो जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर भी रेड होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अक्यूर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, जैसे पानी वानी मिल गया तो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया, तो ये जो है येलो कलर की भी दिखाई देती है, येलो कलर की हो जाती है। नेक्स्ट जो है लेटराइट सॉइल होती है। लेटराइट सॉइल जो होता है वो, लेटराइट जो बना हुआ है वो लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, यानी ईंट। द लेटराइट सॉइल डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले इलाके में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर ड्राई सीजन होता है, मौसम शुष्क होता है। इस मिट्टी का लीचिंग जो है हो जाता है जल्दी से, यानी जब बारिश वारिश होती है तो ये मिट्टी बड़ी जल्दी बह जाती है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 6 से कम होता है। ये मिट्टी का जो है, ये मिट्टी जो होती है मोस्टली वेस्टर्न घाट पे, साउदर्न स्टेट जो है के वेस्टर्न घाट साउदर्न स्टेट में मिलती है, मध्य जो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। इस तरह की मिट्टी में डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं।
इसमें ये जो मिट्टी होती है वो सोयल, ये जो मिट्टी होती है, ये जो सोयल होता है, इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में मिलते हैं। रेड लेटराइट सोयल जो होता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड ये इन सभी जगहों पे पाई जाती है। और इन सभी जगहों पे ये मिट्टी जो होती है वो कैशनट के लिए, खेती के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा होती है, इसका ज़्यादा खेती किया जाता है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो है, जैसे कि नाम से आपको लग रहा है, तो ये रेतीली मिट्टी होती है एक्चुअली। और ये जो मिट्टी होती है ये कलर में ब्राउन होती है, यानी भूरे रंग की मिट्टी होती है। ये सैंडी टेक्सचर्स होते हैं, सैलिन इन नेचर, ये नेचर में सैलिन होते हैं। ये मिट्टी जो होती है वैसे इलाके में मिलती है जहाँ पर बहुत वर्षा कम होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर की वजह से इनमें से मिट्टी में से इसके पानी का इवोपरेशन हो जाता है और इसमें ह्यूमस की भी कमी होती है, कमी नज़र आती है। यहाँ पर जो है मिट्टी के अंदर जो है कंकड़ मिलते हैं जो कैल्शियम के जैसे होते हैं, कैल्शियम से ही बने होते हैं, तो उसे कंकड़ कहते हैं। इसमें इरिगेशन वगैरह करके हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फॉरेस्ट सॉइल एक्चुअली वैसे इलाके में मिलती होगी जहाँ बहुत सारे फॉरेस्ट होते होंगे। तो इस मिट्टी की जो खासियत आपको बता देते हैं, इसमें ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये मिट्टी जो होती है इसमें लोमी एंड सिल्टी वैली साइड्स, और इसमें ये स्लोप पे मिलती है, माउंटेन के स्लोप पे मिलती है। इस मिट्टी का जो कटाव होता है बहुत जल्दी हो जाता है अगर यहाँ पर प्लांट न रहें तो, पेड़ पौधे न रहें तो ये लोअर पार्ट्स वैलीज में पर्टिकुलरली ये नदियाँ मिलती हैं, जहाँ जो मिट्टी मिलती है जहाँ पर नदियों का ट्रेस होता है। और ये जब नदियाँ कहीं पहाड़ी इलाके से निकल करके जो ओलुवियल फैन बनाती है वहाँ पर भी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद से नेक्स्ट है सोयल का इरोजन। सोयल का इरोजन कैसे होता है, कैसे मिट्टी कटती है? तो सोयल का इरोजन जो है उसमें पहला तो होता है जैसे बारिश वारिश होती है तो मिट्टी का कटाव हो जाता है, या फिर हवा बहुत तेज़ चलती है तो भी रेतीली मिट्टी जो है का कटाव हो जाता है। तो इस तरह से मिट्टी का जो कट जाना, उसका क्षय हो जाना, या फिर अगर अच्छा से प्रोसेस से अच्छी तरीके से हम लोग खेती नहीं कर रहे हैं तो उससे भी मिट्टी की कटाव हो जाती है। अगर मान लीजिए पर्वतीय पहाड़ी ढलानों पे कोई खेती अगर ऐसे कर रहा है और वहाँ पर जो जुताई कर रहा है वो समचरेखीय जुताई, कंटूर जो है प्लॉगिंग नहीं कर रहा है, तो फिर वहाँ की मिट्टी भी कट जाती है। तो अब इरोजन जो होता है, जो मिट्टी का जो कटाव होता है बारिश के पानी से, वो दो तरह का होता है। एक तो बारिश का जब पानी होगा तो पूरी की पूरी मिट्टी जो होगी वो कट करके और नाला के जैसे बन जाती है, नाली के जैसे बन जाती है, गली के जैसे बन जाती है, उसे हम गली इरोजन कहते हैं। यानी पानी जो है सीधे जा रहा है एक जगह से पूरा काटते हुए गया और फिर पानी वहीं को उसी को काट रहा है और एक नाला जैसे, एक नाली जैसे बना देता है। इसे हम लोग गली इरोजन कहते हैं। कभी कभी मिट्टी का कटाव ऐसा होता है कि इस तरह से नहीं होता है, ऊपर ऐसा होगा कि ऊपर के पूरा एक लेयर कहीं का परत ही कट के चला जाएगा एकदम एक बराबर, और बचेंगी तो सिर्फ हार्ड चट्टानें बचेंगी, वो टीले जैसे, या फिर वैसे मिट्टी बच जाएगी जहाँ पर घास फूस होंगे वहाँ की मिट्टी वैसे ऊपर रह जाएगी, बाकी मिट्टी कट जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये सारे जो है टीले जैसे जो हार्ड है या उन पे घास है वो बच गया है, बाकी यहाँ की मिट्टी जो है आप देख रहे हैं कट गई है, एकदम एक परत के जैसे कट जाती है, एक सीट जैसे कट जाती है, चादर के जैसे कट जाती है, उसी को हम लोग सीट इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट जो है सोयल का कंजर्वेशन। सोयल कंजर्वेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो सोयल का कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम मिट्टी को कैसे बचा पाएँ। तो हम सबसे पहले मिट्टी के बचाव के लिए, ये थोड़ा इमेज इधर का उधर लग गया है तो ये यहाँ होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए। तो सबसे पहले कंटूर प्लाइंग होता है। कंटूर प्लाइंग में क्या होता है कि हम लोग ऐसे समचरेखीय खेती बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ी ढलान ऐसे दिख रहा है और अगर ऐसे खेत हम बनाएंगे तो
फिर मिट्टी का कटाव हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अगर पहाड़ी ढलान ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है, तो इसको यहाँ पर काटा जाता है, ऐसे कर दिया जाता है, फिर यहाँ से काट करके, और इस तरह से खेत ऐसे 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 बनाए जाते हैं। इसकी मिट्टी, इस पर खेती की जाती है और इससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है, फसल भी अच्छा लगता है। तो इस तरह के फार्मिंग को, इस तरह के प्लोइंग को हम लोग कंटूर प्लोइंग कहते हैं। तो ये मिट्टी का अगर कंटूर प्लोइंग कर रहे हैं पर्वतीय इलाके में, पहाड़ी इलाके में, तो हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। इसको टेरेस फार्मिंग भी कहा जाता है। उसके बाद से क्या होता है, पवन इलाके और पर्दन वाले इलाके में, जैसे मान लीजिए कि हवा जो है मरुस्थलीय मिट्टी है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अब मान लीजिए पौधा तो हर एक जगह पूरी जगह लगता नहीं, यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, और यहाँ की मिट्टी जो है खाली बची हुई है, कोई पौधा नहीं है, फिर इधर पौधा है। तो अब बताइए, जब ये तो पौधा मिट्टी को पकड़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि मिट्टी का कटाव यहाँ नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। लेकिन हवा अगर तेज़ चल रहा है तो यहाँ की मिट्टी उड़ने लगती है और ये मिट्टी उड़ करके चली जाती है, तो यहाँ मिट्टी का कटाव हो जाता है। तो इसी को कम करने के लिए, इसको दूर करने के लिए या कम करने के लिए कि कैसे हम इसको रोकें, तो इसके लिए जो होता है वो हम लोग स्ट्रिप प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं। यानी जो है जहाँ पर फसल लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो फसल लगा हुआ है और ये जो ज़मीन खाली है, यहाँ पे फसल लगा हुआ है और ये ज़मीन खाली थी, तो जहाँ पर खाली जो जगह होता है उसमें हम लोग घास लगा देते हैं कोई। तो घास लगा देने से क्या होता है कि यहाँ फसल जो लगा हुआ है वहाँ की मिट्टी का प्रोटेक्शन तो फसल ही कर रहा है, कितना भी तेज़ हवा चलेगा तो मिट्टी नहीं उड़ेगी। लेकिन जहाँ की मिट्टी खाली है वहाँ पर घास उस मिट्टी को पकड़े रहते हैं और वहाँ पर मिट्टी का जो है इरोजन नहीं होता है। तो इस तरह के इरोजन, इस तरह के क्रॉपिंग को हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। ये एक्चुअली पवन अपर्दित क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर हवा से मिट्टी का कटाव ज़्यादा हो जाता है, हवा तेज़ चलती है, रेतीली मिट्टी है तो मिट्टी उड़ जाती है वहाँ से। तो उस तरह के इलाके में इस तरह की खेती जो है स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट जो है हम, आज ये लेसन कंप्लीट हो गया रिसोर्स एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। और आपको फिर से एक बार बोल देते हैं, बताते हैं, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियोज़ को देख करके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख करके अपने पढ़ाई को जारी रखें और इस पेंडेमिक जैसी स्थिति में वो अपने आप को कहीं भी असहाय महसूस न करें और वो पढ़ाई को लेकर के वो अच्छा से पढ़ाई करें और कहीं भी पढ़ाई को लेकर के वो थोड़ा बहुत भी टेंशन में न आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।